नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को कल हम लोगों ने टेलीग्राम में सूचित किया था कि हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करें घटना चक्र से। तो यहाँ पे देख रही है घटना चक्र की एनसीईआरटी है। अब इसी से हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी 6 से लेके 12 तक पढ़ेंगे यहाँ पे, और सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ये आज पहला लेक्चर है तो कुछ बातें मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा। देखिए, ये श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। अगर इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितनी भी इसकी बुक है, अर्थात आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी में ही 3 बुक है। एक सेकेंड, ये इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में ही 3 बुक हैं। आपका एक इंडियन ज्योग्राफी है, मतलब भारत का भूगोल, एक आपका क्षेत्रीय भूगोल है, एक आपका यहाँ पे जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी होती है, भौतिक भूगोल। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो चौथा हम लोग मान लेते हैं आपका क्या, पॉलिटी, जिसको भारतीय राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। फिर पश्चिम आपका इतिहास का एक बड़ा खंड आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपका यहाँ पे विज्ञान आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के सिंपल सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, तो ये एनसीईआरटी की कंप्लीट श्रृंखला चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। यही बुक मैं कई दिनों से पढ़ाना चाह रहा था, लगभग पिछले साल, जब इस पिछले से पिछले साल जब ये चैनल मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा था एनसीईआरटी में ये ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो इसका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा था, तो पीडीएफ इसका मिला है, और चीज़ें बुक से भी कुछ मैनेज हुई हैं, बुक भी। तो हम लोगों ने सोचा इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और घटना चक्र की ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो मार्केट में है, आप लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें दी गई हैं। और जो एनसीईआरटी है, बेसिकली सारी एनसीईआरटी आपको एक जगह मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी प्लस नई एनसीईआरटी दोनों का इसमें एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समाहित करके दिया गया है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो इस पे लिखा है, देखिए समस्त परीक्षाओं के लिए लिखा है ना, यहाँ पे समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी। यहाँ पे जो बीपीएससी में आपके टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक और भी टीचर के एग्ज़ाम जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है, या फिर जहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी, 7 की, 8 की, जिस तरीके की एनसीईआरटी होती है, तो यहाँ तक हम लोग कक्षा 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए भूगोल की बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम आपका 1.5 घंटे का लेक्चर बनाएंगे। मैक्सिमम हम लोग 1.5 घंटे का लेक्चर बनाएंगे। अब जितना भी 1.5 घंटे में कवर हो, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा इंडेक्स। देखिए 480 पेज है। तो अगर हम लोग 1.5 घंटे में मान लीजिए देखा जाए तो 1, 2 और 3 चैप्टर तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो 3 चैप्टर उसकी कोशिश मैं करूँगा। इस तरीके से 6 लेक्चर में ये आपका भारत का भूगोल हो जाना चाहिए। ठीक है, वही 10 घंटे का मैं टारगेट पकड़ा हूँ कि 10 घंटे का एक पूरा, ये पूरी एनसीईआरटी जो आपका भारत के भूगोल वाली ये हो जाए। इसी तरीके से फिर भौतिक भूगोल हो जाए, ताकि जब कंपाइल करके मैं आप लोग को ये पूरा लेक्चर दूँ, तो आप लोग एक बार लेक्चर कंप्लीट करके देखें, मतलब एक तरीके से एक बार प्ले करें, पूरा देख लें। और ये लेक्चर पड़ा रहेगा तो जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें चैनल पे, लगभग जो आपको एक तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं बुक में, वो लगभग चैनल पे पढ़ाई गई हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, चैनल पे जुड़ के पढ़ सकते हैं। एक यही चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करें, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और धीरे-धीरे, क्योंकि अभी पीसीएस में बड़ा समय है, कैलेंडर आ जाए तो कुछ चीज़ें और डिसाइड है। वैसे भी जहाँ तक न्यूज़ है, तो जून से पहले तो पीसीएस प्री नहीं हो रहा है। तो अब तक 2-3 महीने का जो हमें बीच में समय मिल रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी सही से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग की बेसिक भी चीज़ें जो कमज़ोर हैं बेसिक, थोड़ा-सा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ-साथ में इस एनसीईआरटी के माध्यम से वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो यही मेरा ध्येय है कि हम लोग जो समय मिला है उसको अच्छे तरीके से क्या करें, तो उसका उपयोग करें, ताकि 2026 में जो बड़ी वैकेंसी सुनने में आ रही है कि आने वाली है, साथ-साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम 2026 में आ रहे हैं, तो जीएस की समस्या पूरी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो पूरा समाधान हो जाए। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ मैंने रखा है, और वो फरवरी में या फिर मार्च में अगर चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो मैं बताऊँगा। बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा यूट्यूब से मैं इस समय
हट के कह सकता हूँ उसी पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी उसका भी आप लोग को मैं ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। वो एक रामबाण मैं बता रहा हूँ, एक समाधान चीज़ बना रहा हूँ। अगर वो बन जाता है तो हैंड रिटन चीज़ें हैं, इतना मैं क्लू दे दे रहा हूँ आपको, हैंड रिटन में बना रहा हूँ। तो हैंड रिटन चीज़ें हैं, तो वो अगर तैयार हो जाती है, तो पूरा जीएस का समाधान ही हो जाएगा एक तरीके से। पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस प्री या फिर कोई भी दे रहे हैं, पूरा जीएस का समाधान मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और जैसे आप लोग को पता है, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं कई सालों से, तो पता ही होगा कि अगर कोई चीज़ मैं बनाता हूँ, तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। जैसे कि कंपाइलेशन है, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है। 10,000 प्रश्नों की जो कंपाइलेशन है, उससे बहुत लोगों ने पसंद किया। तो उसी तरीके से जीएस की चीज़ें अगर मैं बना रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट होगी। तो यही सारी चीज़ें फिलहाल आज के लेक्चर पे मतलब आज की चीज़ें स्टार्ट करें, पहला लेक्चर है, इसलिए कुछ बताना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर, बातें तो बहुत हो गई, आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भूगोल हम लोग एनसीईआरटी जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। कक्षा 6 से लेके यहाँ पे 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे। और ये एनसीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है पीसीसी एल्गार पे। तो जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं और आपके जो मित्र वगैरह हैं, सबको जरूर सूचित कर दीजिए कि एनसीईआरटी की श्रृंखला पीसीसी एल्गार पे स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रभु का नाम लेके। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हो जाए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत के भूगोल का परिचय होता है, फिर उससे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला चैप्टर है भारत का परिचय, ठीक है? कैसे दिया गया, तो इस तरीके से देख सकते हैं, कक्षा 6, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी से किस तरीके से चीज़ें ली गई हैं और पूरा ये चैप्टर आपका बनाया गया है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला चैप्टर परिचय होता है, ठीक है? तो परिचय में अगर देखा जाए, भारत जो कि अपने भूगोल और इतिहास दोनों के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो एक महान क्या है, तो देश कह सकते हैं या फिर महान है। ऑब्वियस सी बात है, भारत एक महान देश है, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए या फिर भौगोलिक पृष्ठभूमि से देखा जाए, तो दोनों तरीके से। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्राय इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, और ये एशिया महाद्वीप का भाग है, पर ये स्वयं एक महाद्वीप दिखता है, ठीक है? ये यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। देखिए, अगर बात करें हम लोग, तो जो हिमालय है, यह हिमालय के बर्फीली चोटियों और बंगाल में जो आपका गंगा डेल्टा से लेकर सिंधु मुहाने से थोड़ा पूर्व गुजरात के कच्छ तक हजारों किलोमीटर विस्तृत भूमि को यहाँ पे प्रक्षालित प्रक्षालित लिखा है, प्रक्षालित करने वाले हिंद महासागर के तट पर, या फिर उसकी जो हिंद महासागर तट है उसके मध्य में फैला हुआ है। यहाँ पे सिंपल सा मैप बना के मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस तरीके से ये अपना क्या है, तो ये अपना प्यारा भारत है, यही यहाँ पे आप लोग को बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है? एक समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से बना देते हैं, क्योंकि समय है तो हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक? नहीं सही बन पा रहा है क्या? कोई बात नहीं, बस समझ आइए, ठीक? तो वही चीज़ यहाँ पे एक तरीके से पूरा हिमालय हो गया, ये पूरा पोर्शन आपका हिमालय हो गया इस तरीके से, और ये पूरा हिंद महासागर हो गया, ठीक है? ये पूरा आपका अच्छा है कि मतलब पूरा चीज़ यहाँ पे दी गई है, तो इस तरीके से समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है? और इधर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पूरा सुंदरवन वाला एरिया हो गया, जो डेल्टा वाला बता रहा है आपका गंगा और उसका मतलब एक गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं, यहाँ तक पूरा भारत आपका फैला हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से जो पहला पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है, आप लोगों ने समझा। एक कलर और मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो कह रहा है, इस भूखंड में उत्तरी मैदान का जो बृहद विस्तार है, और उत्तर के ऊंचे जो हिमाच्छादित पर्वत है, पश्चिम में थार की जो थार रेत है, पूर्व में हिंद म्यांमार पहाड़ियाँ का जाल है, तथा दक्षिण के असमान पठारी धरातल, प्राचीन पहाड़ियाँ और नारियल उगाने वाले तटीय जो मैदान है वो शामिल है। किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बताने की कोशिश हो रही है एनसीईआरटी में। देखिए, होता क्या है बेसिकली, अगर आप लोग सही से यहाँ पे चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस तरीके से चित्र के माध्यम से आप लोग को बताते चलूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये जो भारत का भूखंड है, उत्तर में जो बृहद आपका एक तरीके से ये पूरा हिमालय है, एज्यूम करिएगा बस आप लोग, ठीक है? इस तरीके से पूरा हिमालय फैला हुआ है, ठीक? फिर कह रहा है कि
उसके इसके इधर आएंगे तो ये आपका पूरा उत्तर भारत का इस तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा आपका इस तरीके से जो मैदान है, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा इस तरीके से पूरा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका, फिर पश्चिम में थार, ये पूरा इस तरीके से ये थार रेगिस्तान हो जाएगा। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बस समझ जाइए आप लोग। ठीक है, ये पूरा थार रेगिस्तान हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है पूर्व में जो हिंद म्यांमार पहाड़ियां हैं, तो हिंद म्यांमार पहाड़ियां ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कजाल दक्षिण में असमान पठारी तरह इस तरीके से पठार है आपके यहाँ पे, इधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या है, तो प्राचीन पहाड़ियाँ कुछ है, फिर नारियल उगाने वाले इस तरीके, केरल में नारियल उगा देते हैं हम लोग, तमिलनाडु में नारियल उगा देते हैं। तो ये पूरा जो तटीय मैदान है, फिर यहाँ पे तटीय मैदान की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो ये जिस तरीके से नदी आ रही है, तो इधर कुछ तटीय मैदान है, इधर थोड़े पतले हैं और इधर थोड़े चौड़े, क्योंकि इधर नदियाँ ज़्यादातर नदियाँ इधर ही अपना डेल्टा बनाती हैं, तो इस तरीके से ये चौड़ा मैदान है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि कलरफुल चीज़ें हैं, तो करते चलते हैं हम लोग। इस देश को उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में धूप और मानसूनी बौछार से नमी प्राप्त होती है। ये दो तत्व सम्मिलित रूप से यहाँ के करोड़ों लोगों की नियति पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। तो इससे ये पहचान होती है कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये एक तरीके से जो आपका देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। जैसे अगर संपूर्ण पृथ्वी को आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये आपका क्या होता है, तो 0 डिग्री जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसके नॉर्थ में जाएंगे तो एक रेखा है जिसको हम लोग 23.5 नॉर्थ कहते हैं, या फिर इसी को कर्क रेखा कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, तो आपका एक तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक नीचे साउथ में रेखा है 23.5, जिसको मकर रेखा कहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देवता एक बार सीधा जरूर चमकते हैं। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि इस देश को उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में धूप और मानसूनी बौछार से नमी प्राप्त होती है। ठीक है, ये दो तत्व सम्मिलित रूप से यहाँ के करोड़ों लोगों की नियति पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। कैसे भैया प्रभाव नहीं डालते हैं, आप ही बताइए। अब यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य देवता की जो प्रकाश चीजें हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए, जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रचुर मात्रा में एनर्जी दे रहा है। ठीक है, और साथ साथ में इस तरीके से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, जो मानसून आता है, जिससे कि आपको पता है कि अभी भी जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मानसून की जो हवा आती है या मानसूनी जो वर्षा होती है, वो मतलब मानसून से अच्छी खासी भारत में वर्षा होती है। और ये जो कह सकते हैं कि यूनिक कह सकते हैं कि खासियत कह सकते हैं, ये भारत में पाई जाती है। हर जगह इतना अच्छा मानसून नहीं होता जितना अच्छा मानसून भारत में है। तो भारत कह सकते हैं कि भारत को एक तरीके से यूनिक बनाता है ये। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी देखिए, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, तो इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। जो बेसिकली प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो प्रश्न अभी होंगे आगे, तो उनको हम लोग अच्छे से टैकल करेंगे, लेकिन समझते चलिए कि क्या खासियत है कुछ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया। फिर कह रहा है कि ये भारत है, हमारी जन्मभूमि, हमारी नियति का विधाता। ऐसी नियति जिसमें निरंतरता है, जो काल के प्रभाव से परे है, परंतु फिर भी बहुरंगी प्रारूपों में परिवर्तन होती है। तो एक तरीके से हमारे यहाँ विविधता तो देखने को मिलती ही है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, भारत की मुख्य भूमि जो कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में आपका कन्याकुमारी तक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहाँ तक, तो कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपने प्यारे भारत का मैप हो गया। इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से बन जाओ यार। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से मान लेता हूँ, क्योंकि इसकी आकृति चतुष्कोणीय भारत की ना, तो बना देता हूँ इस तरीके से। पता नहीं क्यों कलम नहीं चल रही है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, इस तरीके से ये आपका पूर्व पश्चिम बिंदु हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कश्मीर लिखा है, कोई बात लद्दाख मान सकते हैं, चलिए अब तो ये लद्दाख हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये पूरा विस्तार है आपका भारत का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी चीज़ें आगे आएंगी, जो आपका कितना किलोमीटर क्या है, सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से भारत का जो सीमांत अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है, जो कि 1 समुद्री मील बराबर ही आपका इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है,
चलिए, यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, लगभग इतना किलोमीटर, 1 समुद्री मील बराबर इतना होता है 1.8 किलोमीटर। ये गलती मत करिएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, आप लोग शायद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये होता है 1 समुद्री मील बराबर आपका 1.8 किलोमीटर होता है, मतलब 1800 मीटर कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमारे देश का दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली समझना चाहेंगे कि जो भारत की दक्षिणी सीमा है, वो बंगाल की खाड़ी में जो आपका ग्रेट निकोबार है, वहाँ पे पाई जाती है 6 डिग्री 45 मिनट पे। अक्षांशीय विस्तार है। अभी यहाँ पे अगर चीज़ें नहीं दी गई होंगी, अगर चैप्टर की चीज़ें आगे आएँगी, नहीं तो मैं अच्छे से आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से देखिए दिया तो है, सब कुछ बताते हुए चलूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा देखा जाए, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका जो पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, अरब में आपका पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में आप लोग देख सकते हैं हिंद महासागर है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझेंगे, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का सबसे उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, जो कि आपका लद्दाख में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिराकोल। इस तरीके से नीचे आएँगे तो मुख्य भूमि अगर आपसे कोई पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट में बताइएगा, ठीक है? जो कि कन्याकुमारी या फिर इसी को कैप ऑफ कैमोरीन कहते हैं, ठीक है? जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में है। अगर भारत का मुख्य भूमि से ना केवल पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है, तो क्या करिएगा भैया, यहाँ पे आइएगा 6 डिग्री 45 मिनट पे, ठीक है? तो ग्रेट निकोबार पे एक तरीके से इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पे आइए, तो ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरी विस्तार देखा जाए, तो देशांतरी विस्तार भारत का यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे आपका एक बिंदु है, जो कि 68 डिग्री आपका 7 मिनट से स्टार्ट होके ये आपका कहाँ तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये आपके देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार भारत पूर्वी में पड़ता है, तो इस तरीके से ईस्ट लगा लीजिएगा यहाँ पे, गलती मत करिएगा, ठीक है? तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है? और भारत का ये जो बिंदु है, सबसे कह सकते हैं कि पश्चिमी बिंदु, ये गुजरात में एक जगह पड़ती है किबुतु, और नहीं, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, गौहर मोती है, फुल में निकल गया। ये आपका गौहर मोती है, जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। और इस तरीके से ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कह सकते हैं पूर्वी बिंदु है, जो कि आपका किबुथु है, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा, अभी चीज़ें और आगे आएँगी तो उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो ये जो आपका ये पूरा दूरी है, इसको कितना बताएँगे? तो इसको बताएँगे 2933 किलोमीटर। कैसे याद करना है भैया? सर बताइए। तो क्या करिए, कुछ मत करिए, 2 लिख लीजिए, फिर क्या करिए, 2 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 9 लिख लीजिए, फिर 3 गुणे 3 कर दीजिए, तो 2933 आ गया। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कितना है? तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। क्या? तो आपका एक तरीके से उत्तर से दक्षिण जो आपका दूरी है, ठीक है? कितना है भैया? तो 3214 किलोमीटर है, और ये 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है, कई बार मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को तो बताता हूँ, कि अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, और ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य भूमि से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो लगभग आता है कितना? तो लगभग आपका आता है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है? तो 30 डिग्री अक्षांशीय डिफरेंस भी आता है, और आपका 30 डिग्री का यहाँ पे देखा जाए तो देशांतरीय डिफरेंस भी आता है। लेकिन सर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये दूरी कम हो जा रही है और ये दूरी ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग ये 2933 किलोमीटर है, और ये 3000 आपका 214 किलोमीटर है। ये कैसे पॉसिबल है जब यहाँ पे डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो? तो ये पॉसिबल ऐसे है कि अगर आप यहाँ पे पृथ्वी को इस तरीके से गोला मानेंगे, और ये इस तरीके से ये 0 डिग्री लाइन हो जाएगी, तो ये जो रेखाएँ होती हैं भैया, आप लोग को पता है ये पूरा क्या होती है? तो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है? ये जो रेखाएँ होती हैं इस तरीके से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से ये जो रेखाएँ होती हैं, जो कि आपका कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएँ होती हैं, तो ये क्या होती हैं? इस तरीके की होती हैं, जो कि अगर देखा जाए तो इक्वेटर के पास थोड़ी चौड़ी होती हैं, और पोल पे जाके ये आपस में मिल जाती हैं, ठीक है? तो इस कारण क्या होता है कि अगर आप लोग देखेंगे, तो जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पे जब कलरफुल चीज़ें हैं तो हम लोग कलर से साथ अच्छे से समझते हैं। तो ये आपका 0 डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये देखिए ये आपका
क्या है, तो देशांतर रेखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे ये लेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि जब ये दूरी यहाँ पे आ रही है तो ये कम हो जा रही है। क्या हो जा रही है, इस तरीके से अगर देखा जाए भारतीय यहीं कहीं पे है तो इस तरीके से ये दूरी कम हो जा रही है, जिस कारण ये लेंथ आपका यहाँ पे कम हो जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम लोग थोड़ा सा फिर से समझते हैं। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे जो एरिया है भारत का, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है। कोई बात नहीं, पूरा याद कर लीजिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार आपका यहाँ पे देखा जाए तो 3200 किलोमीटर नहीं, वही आपका 3214 किलोमीटर एग्जैक्ट सुनिए ना। ठीक है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके आपका कहाँ तक, पश्चिम में जो कच्छ है, तो विस्तार कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2933 किलोमीटर तक है। ठीक है, हम लोगों ने बातें कर ली है इसकी। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसी में है कि इधर हो गया, चलिए नहीं नहीं इधर ही है। चलिए इसके बाद देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं अनेक द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। तो जैसा आप भारत भ्रमण करेंगे तो जैसे आप लोग देखेंगे इस तरीके से, मैंने ऊपर आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग भारत को देखेंगे सही से तो अलग अलग चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो इस तरीके से इधर पूरा आपका क्या मिल जाएगा, तो पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, पर्वत मिल जाएगा। और इस तरीके से इस पोर्शन में थोड़ा सा आपको मरुस्थल मिल जाएगा। ये पूरा आपका उत्तरी भारत का मैदान मिल जाएगा। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखा जाए तो तटीय भाग आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे, तटीय भाग मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ द्वीप समूह इस तरीके से मिल जाएंगे, ये आपका द्वीप समूह मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग जो कह सकते हैं कि रिलीफ है वो देखने को आपको यहाँ पे क्या होती हैं, तो मिलती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे कह रहा है उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा, उत्तर में हिमालय के जो ऊंचे शिखर उससे घिरा, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर जो है उससे भारतीय प्रायद्वीप तटों को एक तरीके से लहराते। कुल मिला के अगर भारत के प्रायद्वीपीय तटों की बात करें, प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन तरफ से आपका पानी से घिरा होता है तो वो प्रायद्वीप होता है। तो इस तरीके से आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, ये अरब सागर हो जाएगा, या बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंद महासागर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे बताने की कोशिश हो रही है। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि यहाँ की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि साउथ में जाएंगे अलग भाषा है, उत्तर भारत में अलग भाषा है, उत्तर पूर्वी अगर भारत में जाएंगे तो अलग भाषा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जलवायु तो परिवर्तन, तो जलवायु अलग अलग पाई जाती है, वनस्पति भी अलग अलग है। जैसे कि अगर आप एक तरीके से अगर देखा जाए जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, जहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होगी तो वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कक्ष जैसे कि अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से यहाँ की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो कि हमारी परंपरा में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ये तो हमारी सबसे खूबसूरत क्या है, सबसे अच्छी खूबसूरती हमारी यही है कि एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, विविधता में एकता है, अर्थात अनेकता में एकता है ना, ये कहा जाता है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये वर्ष 2011 से अब तक की कुछ बातें हैं। जैसे कि भारत की आबादी की बात करें तो 120 करोड़ है, अभी तक जो डाटा है वो तो आया नहीं है। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो चुकी है, बस इतना याद रखिएगा। और ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी 2023 में, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष होती है, ठीक, उसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार देखा जाए तो जो भारत की जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या से आगे हो गई है। मतलब चीन को पीछे छोड़ते हुए संसार में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है। लेकिन अभी जनगणना होने वाली है, जो आंकड़ा वो आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आकार की बात करते हैं, अर्थात साइज की बात करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, अच्छे से पढ़ते हुए इसी तरीके से धीरे धीरे चलेंगे। तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा ब्रह्मपुत्र
महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ, तथा उत्तर पूर्वी जो और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, मतलब वनों से एक तरह से आच्छादित हैं, ढकी हुई हैं पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थल रेत के विस्तृत फैलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ जो होती हैं, और साथ साथ उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के मतलब से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई जिसे हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये आपका यह पूरा जो भारत है, इस तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत को इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन पूरा ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा एक तरीके से जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो इसी को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए जाए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात होती है, ठीक है। प्राचीन काल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। तो प्राचीन काल से ही ऐसा है कि प्राचीन काल में जो हिमालय है अपनी अन्य श्रेणियों के साथ मजबूत भौतिक अवरोधक मतलब समझ रहे हैं, एक तरीके से जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे देखा भौतिक अवरोधक मतलब समझिए यहाँ पे जब जो हिमालय इस तरीके से पूरा जो हिमालय था, इसकी अगर हम बात करें तो इस तरीके से हिमालय था तो किसी को आने से इधर रोकता था ना, बेसिकली आपके जो दर्रे बनेंगे तभी तो जो एक तरीके से तुर्क थे, अरब जो थे वो नहीं आ पाते थे ना, इस तरीके से भौतिक अवरोधक का काम करता था। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। वही चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर ये दर्रे नहीं होते तो शायद ये लोग ना आ पाते इधर, ठीक। दर्रे बेसिकली क्या होते हैं ना कि जैसे पहाड़ों के बीच में कह सकते हैं रास्ता होता है जिससे आ जाते हैं लोग, वही दर्रे होते हैं। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। बहुत खासियत है हिमालय की। हिमालय एक तरीके से साइबेरियन जो हवाएं आती है उनको रोकता है ठंडियों में, एक तरीके से उतना ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ नहीं पड़ने देता है। फिर जो मानसूनी पवनें जाती हैं उनको रोकता है ताकि उत्तर भारत में अच्छी खासी वर्षा हो। तो हिमालय पर्वत का जो एक तरीके से योगदान है आप लोग समझ ही सकते हैं। तो हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की स्थिति अगर आपसे पूछे कोई तो बताइएगा, जो भारत है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की इस समुद्री स्थिति की वजह से भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे कई बार हो चुका है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग जगह चीज़ें उठा के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आप लोग को। तो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रही कि देखिए मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, आकृति ऐसी है ना, मतलब चतुष्कोणीय आकृति में इसलिए बनाता हूँ कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो बेसिकली अगर भारत का जो मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, तो पूरी पृथ्वी पे भारत के पास जो इस तरीके से भूमि है वो आपका संपूर्ण विश्व का कितना है, तो 2.4% है। यही बताने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। 2.4% भाग संपूर्ण विश्व का भारत रखता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो आप लोग को पता हो ही गया होगा। और भारत बेसिकली देखा जाए तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे बड़े जो 5 मतलब 6 देश कौन से हैं, तो पहले पे याद रखिएगा आप लोग क्या, रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे कन्फ्यूजन कहीं कहीं होती है लेकिन आप लोग यहाँ पे चाइना को मानिएगा, एनसीईआरटी शायद चाइना को मानती है। फिर चौथे पे यूएसए, पांचवें पे आता है ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है और सत्ते पे अपना प्यारा भारत आता है। अठे पे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पे देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ, तो ये तो थोड़ा आंकड़ा बदल गया है, 11,000 समथिंग हो चुका है जो लेटेस्ट डाटा है, आप लोग को पता होगा, ठीक है, करंट अफेयर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे भी देश जो भारत से बहुत बड़े हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है। तो ये
एक फैक्ट दे रहा है यहाँ पे, देखिए दिया तो है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो एनसीईआरटी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका पहले दिया गया है, तो ये याद रखिए। ठीक है, कन्फ्यूजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, वैसे याद कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से भारत का यहाँ पे देखा जाए तो 7वां स्थान है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, और ये छठा, ये 7वां हो गया ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अवस्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका भूभाग आपका यहाँ पर देख चुके हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, करके रखा 23.5 डिग्री जो है ये उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों से, भारतीय सब बता चुका है, इसलिए तेज चल रहा हूँ। भारत के उत्तरी सीमांत पर एक पर्वत तंत्र है जो कि एशिया के हृदय स्थल में स्थित पामीर दुनिया की छत के विकीर्ण होती है, जिसे पामीर जो है दुनिया के छत इसको कहते ही है। ठीक, गर्म आर्द्र कन्याकुमारी इसका दक्षिणतम छोर है। ठीक है, बता चुका हूँ। भारतीय प्रायद्वीपीय संकरा होते हुए भी समुद्र में विलीन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भारत के मुख्य भूभाग के उत्तरतम छोर से दक्षिणतम छोर तक यात्रा करे तो वो कितना, तो 3,214 किलोमीटर की दूरी, मतलब वही 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये दूरी आपका लगभग 30 डिग्री अक्षांश से जो विस्तार है उसको प्रदर्शित करती है। तो जैसा कि आपको पता 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से लगभग इसका डिफरेंस 30 डिग्री का आता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अगर देखा जाए तो जो कि विश्वत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के कोणात्मक दूरी का 1/3 हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप लोग, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है इसके उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग बराबर है, अर्थात आपका यहाँ पे 3000 किलोमीटर, वही 2933 किलोमीटर है ना। ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी आप लोग देख लिए। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग बराबर नहीं है भैया। आपको जो मैं बताया हूँ 2933 किलोमीटर, ये पूर्व से पश्चिम है 3214 किलोमीटर, ये लगभग बराबर इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा याद रखिए ना, कोई कंफ्यूजन क्यों करना। ठीक है, इसकी सुदूर पश्चिम की सीमा कच्छ के रण में एक तरीके से जो नमकीन वाला दलदल क्षेत्र है उसकी जो संकरी एक खाड़ी वहाँ पे स्थित है। दूसरी ओर जहाँ म्यांमार, चीन तथा भारत के जो परिमंडलों का संगम है, और जहाँ अभी भी अछत वन तथा अछूती पहाड़ियाँ आग युग से निद्रागम्न, ये सब ऐसे शब्द एनसीईआरटी ऐसा लिखता है पत्र। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित है, तो ये बता चुका हूँ बेसिकली कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी सीमा है किबुतु, और वहीं गुजरात में सबसे पश्चिमी सीमा है जिसका नाम है गौहरमोती। ठीक है, याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, अर्थात सबसे कह सकते हैं कि पश्चिमी आपका एक तरीके से बिंदु है भारत का, और सबसे पूर्वी बिंदु आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखा जाए तो भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 30 डिग्री, मतलब 30 देशांतर, वही 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का है, जो करीब स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी तथा पोलैंड के सम्मिलित देशांतरीय विस्तार के बराबर है। ठीक है, ये भी याद रखिए, कभी कभार ऐसे फैक्ट आ जाता है जब एनसीईआरटी में, तो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यह विस्तार भूमध्य रेखीय परिधि के 12वें भाग के बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका होता है, जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह का सूर्य उग चुका होता है, तो सौराष्ट्र में रात ही रहती है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस बेसिकली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है। आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, तो यहाँ पे दिया, तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब चीज़ें आगे आएंगी तो बताते चलेंगे। 30 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि 68 डिग्री आप 7 मिनट से अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट को घटाएंगे तो लगभग आपको 29 समथिंग आता है, तो 30 डिग्री मान लिया जाता है। तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 30 चौका भैया 120 हो जाएगा। तो 120 मतलब 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहा है। ठीक है, तो इधर कितना बज रहा है, तो 8 बजे सूरज उधर उगेगा। यही कहने का मतलब यहाँ पे निकल के आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश भी हो रही है यहाँ पे कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका होता है तो सौराष्ट्र में रात ही रहती है, तथा उससे लगभग 2 घंटे बाद काठियावाड़ का बांका किसान अपनी आंखें मलता हुआ सूर्य की पहली किरण का स्वागत करता है। तो बेसिकली 2 घंटे का डिफरेंस है, वही यहाँ पे प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में आपका 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और जो भारत का एक तरीके से भारतीय मानक रेखा कह सकते हैं, तो 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक रेखा है। ठीक है, जिसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, या फिर मानक यमुनोत्तर कहा जाता है। और बेसिकली देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो मिर्जापुर
लिखा हुआ मिलता है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, प्रयागराज में नैनी जगह है वहाँ से गुजरती है, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से वही चीज़ें जो भारत से बड़े देश थे उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख लेते थोड़ा-सा सर्वव्यापी पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमुनोत्तर माना गया है, क्योंकि कुछ देखा जाए तो ये हमारे देश के विभिन्न स्थानों को स्थानीय समय अलग-अलग होने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। इससे बचने के लिए सर्वव्यापी पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय कहते हैं। इस मध्याह्न रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 स्टेट्स को गुजरती है, जिसकी ट्रिक मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, MOCA अर्थात आपका मौका। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर आपका 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार गणना करें तो लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तथा इसकी वास्तविक दूरी इतना है और ये इतना है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घट जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक जगह पे ही क्या रहती है, तो एक ही रहती है। तो वही चीज़ ये भी मैं बता चुका हूँ, सब कुछ जो ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो उसको क्यों बार-बार रिपीट करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में हर उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय में। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, थोड़ा-सा फिर से बताइए यहाँ पे। इस तरीके से पृथ्वी हो गई, ये आपका विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री कह रहे थे हम लोग, ये आपका 23.5 कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि सूर्य देवता जी यहाँ पे एक बार सीधा चमकते हैं। इसके ऊपर जाएँगे थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे, इसके ऊपर जाएँगे थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे 66.5 तक की बिंदु की बात होती है, 66.5 आपका साउथ हो गया, मतलब उत्तरी आपका गोलार्ध हो गया ये, सॉरी माफ करिए, नॉर्थ गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ लिखना होगा ना यहाँ पे, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया साउथ। तो इस तरीके का ये जो क्षेत्र होता है ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ये उपोष्ण क्षेत्र होता है। तो उपोष्ण मतलब समझ में आया आप लोगों की नहीं? देखिए इस तरीके से अगर भारत की बात करें तो भारत के बीचों बीच से क्या जा रही थी, कर्क रेखा, ठीक है? तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ जाएगा, बाकी इधर क्या हो जाएगा तो उपोष्ण हो जाएगा, ये आपका उपोष्ण हो जाएगा या शीतोष्ण हो जाएगा। तो भारत दोनों कटिबंध में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है कि अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका आता है। और यही स्थिति देश में जो भू आकृति है, जलवायु है, मिट्टी के प्रकार है तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली जो भारी भिन्नता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी है। ठीक है, जो समझ लिए आप लोग। आगे कह रहा है देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतर उत्पन्न करते हैं। चलिए ये सब हो चुका है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमुनोत्तर जो आपका रेखा होती है इसको साढ़े सात का क्या बनाया जाता है, तो एक तरह से गुणक बनाया जाता है। ठीक है, साढ़े सात देशांतर का गुणक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 पूर्वी जो यमुनोत्तर है ये भारत का मानक रेखा है, जो कि आपका GMT से 5.5 घंटा आगे है, इतना याद रखिएगा। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 आपका, एक तरह टाइम जोन की बात हो रही है, समय कटिबंध है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन व रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि अक्षांश का यहाँ पे प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। अब भारत का राजनीतिक विभाजन थोड़ा सा देखा जाए हम लोग जल्दी से, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। और आपको पता है कि एक तरीके से कौन सा स्टेट भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। कब बना था, डेट भी बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। वर्तमान में भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा आपका यहाँ पे गोवा हो जाएगा। राज्यों को जिला में बांटा गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर आपको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 यूटी बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। ठीक,
अब यहाँ पे भारत का जो भौतिक विभाजन इसकी बात करते हैं हम लोग, तो भारत में पाई जाने वाली जो भू आकृतियाँ हैं विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, तट हो गया, द्वीप समूह हो गया। तो भारत के उत्तर पश्चिम, जो भारत का उत्तर पश्चिम है, और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? वलित पर्वत मतलब होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो वलन की क्रिया से पर्वत बनते हैं उनको वलित पर्वत कहते हैं। तो आपको पता है कि जो हिमालय एक वलित पर्वत है, लेकिन वो नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण का कार्य भी करता है, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा था ये, ठीक है। हिम प्लस आले का अर्थ होता है हिमालय, अर्थात आपका बर्फ का घर, ठीक है। चलिए, हिमालय पर्वत को तीन मुख्य आपका समानांतर श्रृंखलाओं में एक तरह से बांटा जाता है। कौन कौन सी? तो इस तरीके से आपका बृहद हिमालय जो कि आपके कंटिन्यूअस है, फिर इस तरीके से आपका यहाँ पे आएगा लघु हिमालय, या फिर इसको मध्य हिमालय कहते हैं, फिर आपका यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा आ जाएगा शिवालिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय या फिर लेजर हिमालय, फिर आपका शिवालिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। चलिए, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं। दरअसल ये साल भर या पूरे समय हिम से आच्छादित होता है, इसलिए हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे जो शिखर वो भी पाए जाते हैं। मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, या मतलब एक तरह से इसको कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से आपका क्या आएगा, तो बृहद हिमालय आएगा। इसके दक्षिण में ही इस तरीके से आपका क्या आ रहा है, तो आपका लेजर हिमालय या फिर इसी को मध्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर शिवालिक सबसे दक्षिण में आपका स्थित एक तरह से हिमालय का भाग है। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए हिमालय पर्वत का तीन मुख्य समानांतर श्रृंखला का वर्गीकरण, तो बृहद हिमालय, फिर दक्षिण में आपका मध्य हिमालय, देखिए इस तरीके से भी समझ जाएंगे आप लोग, फिर उसके दक्षिण में शिवालिक, ठीक। हिमालय जो है ये पर्वत हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी, और उत्तर में आपका मुश्ताक, अगिल एवं कुल्लून पर्वत जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं। इन पर्वतीय जो दीवार है, इनके पार चीन का सियांग क्षेत्र स्थित है, जिसके तारिम बेसिन में एक समय आपका जो कासगढ़ है ना, वह खोतान लिखा है, का प्राचीन एक तरह से कह सकते हैं कि सभ्यता फली फूली थी। राजनीतिक दृष्टि से चीन के जो जनवादी गणराज्य है का अंग होते हुए भी भारत से इसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। वहीं सियांग के पश्चिम में अफगानिस्तान के सकरेवाखन प्रदेश द्वारा तजाकिस्तान नामक देश भारत से पृथक होता है। ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस क्षेत्र में भारत की सीमा रेखा दक्षिण की ओर झुकती है तथा शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी पठानों के देश से मिलती है। इस पृष्ठभूमि को देखते, मतलब इस पृष्ठभूमि में देखने पर उत्तरी भारत के त्रिकोण के शीर्ष पर सामरिक महत्व परिलक्षित होता है। इस क्षेत्र में एशिया के 5 देश चीन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत आपस में मिलते हैं। तिब्बत पवित्र कैलाश एवं मानसरोवर, यहाँ पे लिखा है तिब्बत पवित्र कैलाश एवं मानसरोवर का देश भारतीय सीमा के पूर्व तथा उत्तर की ओर विस्तृत है। हमारे देश के उत्तर में हिमालयी राज्य नेपाल स्थित है। इतिहास एवं भूगोल ने मिलकर भारतीय एवं नेपाली लोगों की एक जैसी नियति तय की है। अच्छी सड़कें काठमांडू को भारत से क्या करती हैं, तो जोड़ती हैं। संयुक्त परियोजनाओं जैसे कि कोसी की भांति आपका यहाँ पे उच्छल कह सकते हैं कि नदियों को वशीभूत करने की परियोजना ने इन दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग एवं मैत्री की जो भावना है उसको मजबूत किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा जाए, जैसे पामीर पठार और कश्मीर में सिंधु नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियां काराकोरम के नाम से जानी जाती हैं। सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हिमालय कहते हैं, ठीक है। और म्यांमार की सीमा के साथ इन्हीं पर्वत जो हिमालय का पूर्वी विस्तार पूर्वांचल कहलाता है। संसार की सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत की जो श्रेणियां हैं वाल्टोरो और जो सियाचिन, ऐसी जो हिमानियां हैं कुछ उदाहरण है, कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी हिमानियां हैं, ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणियों में पाई जाती हैं। बेसिकली संसार का दूसरा सबसे ऊंचा जो आपका पर्वत शिखर है वो आपका यहाँ पे K2 है, अर्थात जिसको गार्डविन आस्टीन कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका यहाँ पे जो काराकोरम है। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, तो बढ़ती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखा जाए हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान समतल तथा सपाट है। तो जैसे कि आप इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा हिमालय है, ठीक है। ये पूरा आपका एक तरीके से बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक है। अब यहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकल रही हैं, तो इस तरीके से नदियां अपने द्वारा अवसाद लेके जाती हैं, तो जब इकट्ठा करती हैं तो एक बहुत बड़ा मैदान बनता है, वही आपका उत्तर भारत का मैदान कहलाता है, वही उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। तो इस तरीके से जब आप हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो आप लोगों को इस तरीके से उत्तर भारत का मैदान मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिएगा तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से बने हैं। नदियों के द्वारा निर्मित ये मैदान कृषि के लिए क्या है, बड़ी उपजाऊ, ऑब्वियस सी बात है, उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है। कुछ जानने योग्य बातें यहाँ पे देखा जाए तो जलोढ़ निक्षेप क्या होता है भैया, देखिए यह नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा जो बेसिन होता है उसमें निक्षेपित कर दी जाती है। तो एक तरीके से जो कंकड़ पत्थर के जो हिस्से होते हैं, छोटे छोटे अवसाद जो होते हैं, जो नदी अपने द्वारा लाती है ना, उनको जो एक तरह से इकट्ठा करती है नदी के बेसिन में, तो वही आपका जलोढ़ निक्षेप कहलाते हैं। अब सहायक नदियां देखा जाए, यहाँ पे सहायक नदी तो एक नदी या फिर सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। तो इस तरीके से मान लीजिए एक मुख्य नदी इस तरीके से जा रही है, ये आपकी सबसे बड़ी वाली नदी है भैया, मुख्य नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी नदी इस तरीके से आई भैया, यहाँ पे ये आके इस तरीके से इसमें अपना पानी गिरा दे रही है, छोटी नदी। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, तो ये इसकी सहायक नदी हो गई। मान लीजिए जूम करिए, गंगा है, ठीक है, ये गंगा है और ये गंगा की सहायक नदी ए हो गई, ठीक है। इस तरीके से एक नदी है, ये इस तरीके से जा रही है, हमें गंगा में मिल जा रही है, तो ये गंगा की सहायक नदी बी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करिएगा तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, कई बार पूछा है ये, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, तो स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है ना, जब नदियां एक तरीके से जो समुद्र उसमें मतलब मिलने जाती है, तो उसका वेग बहुत कम हो जाता है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो जो अपने द्वारा अवसाद लेके जा रही है ना, वो इकट्ठा कर देती है इस तरीके से, बहुत इस तरीके से इकट्ठा कर देती है। तो ये आपका डेल्टा कहलाता है, ठीक है, ये आपका डेल्टा कहलाता है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे कह रहा है इसमें थोड़ा सा कि भारत के पश्चिमी भाग में जो भारतीय मरुस्थल है स्थित है, पश्चिमी भाग मतलब वही आपका राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका उत्तरी भारत का मैदान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के, तो ये पूरा आपका देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये वाला वो उत्तरी मैदान हो गया, ठीक है। ये उत्तरी मैदान हो गया, उत्तरी मैदान, और ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है, और इसकी जो आकृति है कैसी, त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी आकृति इस तरीके से लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी क्या है, तो श्रृंखला है, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। विंध्य और सतपुरा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा या फिर सहाद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे फिर से मैप के द्वारा ही समझ में आप लोग को आएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग मैप के द्वारा आप लोग को चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये विंध्य पर्वत हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सतपुरा हो गया, यहाँ पे सतपुरा हो गया, नीचे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे
इधर आना चाहिए, थोड़ा सा इधर से लेते हैं, ये बिंद हो गया और ये सतपुरा इस तरीके से हो गया। इसके बीच में एक नदी इस तरीके से जा रही है, ये यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, तो ये होगी नर्मदा, ये होगी आपकी नर्मदा। तो वही चीज यहाँ पे सारी चीजें, इसके इधर एक नदी जाती है इस तरीके से, भी यहाँ पे गिरेगी, जिसका नाम है ताप्ती। तो यहाँ पे नर्मदा ताप्ती जो कि कहाँ पे गिरे, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में अपना जल गिरा रही है और पश्चिम की साइड बह रही है। तो पश्चिम है तो पश्चिम की साइड बहने वाली ये दोनों बड़ी नदियां हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही थी और कुछ बता दूं, ये हो गया प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या फिर सह्याद्री तथा पूर्वी घाट। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ पहाड़ ऊंचा इस तरीके से वो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आपका पश्चिमी घाट। इसी तरीके से इधर है, तो इस तरीके से इधर है ये पूरा, ये आपका हो जाता है क्या, तो पूर्वी घाट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा ताकि आगे हमें पढ़ने के लिए चीजें मिले। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा तथा असमान। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से, ये इसलिए है, ये देखिए ये तो पूरा एक समान है, ये थोड़ा सा इस तरीके का है, फिर इस तरीके का है, फिर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नदी इस तरीके से जाती है तो ये काट डालती है, ठीक है, इस कारण ये कटा फटा है, ठीक है, इस कारण को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया, इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला व लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तो ये कैसे हो गए, तटीय मैदान कैसे बन गए, तो ये जो नदियां जा रही हैं तो वही अपने द्वारा अवसाद लेके जा रही हैं, तो डिपोजिट करेंगे, तो यहाँ पे डिपोजिट करेंगे तो एक मैदान जैसे क्षेत्र तो बन ही जाएंगे ना, क्योंकि मैदान तो ऐसे ही बनता है। तो इस तरीके से ये आपका मैदान हो जाएगा। ये मैदान थोड़ा सा चौड़ा है, जो आपका ये वाला मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, जो है पूर्वी तटीय मैदान, ये थोड़ा चौड़ा है और ये थोड़ा भैया पतला है, क्योंकि इधर नदियां बहुत कम आपका आती हैं और आती भी है तो इधर डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब क्या होता है ना कि खड़ी नदियां गिरती हैं, एक तरीके से नदियां सीधे गिरती हैं तो वो उतना अवसाद नहीं डिपोजिट कर पाती, तो इस कारण इधर का थोड़ा सा जो तटीय क्षेत्र है ये कम है कंपेयर टू जो आपका पूर्वी तट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत थोड़े चौड़े हैं। सब कुछ मैं मैप के माध्यम से आप लोग को बताता चलूंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योग्राफी अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो तो आप लोग को चीजें वैसे ही याद हो जाती हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, और जैसे कि महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है अपना जल, तो साथ भी साथ साथ में गिराती है, इसलिए थोड़ा सा मैदान क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ये मैदान चौड़ा हो जाता है। बस सिंपल सी यही चीज, ये मैदान थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा हो जाता है, बस इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा होता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। बेसिकली प्रायद्वीप क्या होता है तो वो तो मैं पहले ही बता चुका। इस तरीके से मान लीजिए प्रायद्वीप है, ये पूरा कोई भी चीज को प्रायद्वीप कैसे कहेंगे, तो जो तीन तरफ से आपका किससे घिरा हो, तो जल से घिरा हो, एक तरफ के स्थल से घिरा हो, ठीक है, तो वही होता है। बेसिक चीज है, समझना जरूरी, लेकिन फिर भी। अब यहाँ पे देखिए जो अरब सागर है इसमें गिरने वाली नदियां तो नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तो महानदी हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई। अभी नदी वाला चैप्टर आएगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से तो बेसिक चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार हो चुकी। चलिए, भारत में दो द्वीपीय समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है, जो कि कह सकते हैं अरब सागर में है, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित एक प्रवाल द्वीप है। और वो भी कौन सा प्रवाल, तो वही एटॉल प्रवाल। एटॉल प्रवाल याद रखिएगा, ठीक, एटॉल प्रवाल का रूप है ये, जिसको हम लोग एक तरीके से हाँ चलिए हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित दूसरा द्वीप है। तो दो द्वीप है, मतलब दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एक आपका अरब सागर में स्थित है। प्रवाल बेसिकली छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहते हैं उनसे निर्मित होता है। बेसिकली जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, तो वही धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, क्या बन जाता है, अगर द्वीप का रूप ले लेता है तो वो आपके प्रवाल द्वीप होते हैं। कुल मिला के यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार ये प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। भारत तथा विश्व की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए हम लोग यहाँ पे यहाँ से कर लेते हैं। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में पश्चिम के मध्य और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। शीर्ष मतलब ऊपर स्थित है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हिंद महासागर तो उसके ऊपर ही है ना, तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और
पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है। भारतीय उपमहाद्वीप को ग्लोब पर एशिया की महान भू जो राशि है उसके दक्षिण विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर पतला होता जाता है तथा महासागर को दो जल विस्तारों में विभक्त कर देता है, जिन्हें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दो समुद्र भारत के क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी तटों को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण का पठार तो हिंद महासागर में विस्तृत फैला हुआ है, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और आपका यूरोप के देश के साथ है, इस तरीके की चीजें हैं। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। वहीं पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्यम से निकटता संबंध बनाया जाता है। जो पूर्वी एशिया है ना उससे, तो पूर्वी तट है उससे हम लोग जुड़ सकते हैं इससे। अब यहाँ पे हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण जो स्थिति के कारण हिंद महासागर के नाम जो है इसके नाम पर आपका रखा गया, ये कह सकते हैं कि पड़ा है। ठीक है, हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्वी तथा एशिया के दक्षिणी तट को क्या करता है, स्पर्श करता है। जो हिंद महासागर है अफ्रीका के पूर्वी तट को, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में देखे होंगे, तथा एशिया के दक्षिणी तट को स्पर्श करता है। प्राचीन काल में इसी सागर की लहरों पर बेबीलोन, मिस्र तथा जो आपका फोनिशिया की नौकाएं यात्रा करती थी। अरबों का व्यापार भी इसी जो सागर इसके माध्यम से होता था। भारतीय नौकाएं तथा जहाज इसी सागर पर लगभग 4,000 वर्ष तक दजला फरात एवं नील जो घाटियां हैं, मतलब नील नदी की जो घाटी है, वो अपना माल बाली द्वीप को यहाँ की विचारधाराएं एवं कंबोडिया और इंडोनेशिया तक यहाँ की वस्तु कलाएं पहुंचाया करती थी। ठीक है, हिंद महासागर वास्तव में प्राच्य संसार अर्थात पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। स्वेज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को जो हिंद महासागर है सो जोड़ दिया गया और इस प्रकार दक्षिण यूरोप एवं जो आप कह सकते हैं कि उत्तरी अफ्रीका है भी सीधे हिंद महासागर में अपना एक तरह से प्रभाव क्षेत्र मतलब प्रभाव क्षेत्र में आ गए। कुल मिला के हिंद महासागर से जुड़ गए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युग पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वत के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय बाद ज्ञात, मतलब बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, बहुत समय बाद यह ज्ञात होता है। ठीक है, परंतु हवाओं को आगे बढ़ाने से तो रोक सकते हैं, परंतु मनुष्य दर्रों, महाखंडों तथा जो महाखंड तथा घाटियों से होकर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इन्हीं रास्तों से होकर विचारधाराएं एवं दर्शन सुधारक एवं सैनिक कलाकार या फिर कह सकते हैं जो हस्तशिल्पी हैं आते जाते रहते थे। एकाकी चोटियों की ऊंचाइयों पर इस आवागमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलवासी पशुचारकों के झुंड इन्हीं रास्तों से होकर भारत की उपजाऊ घाटियों तक पहुंचे। बौद्ध भिक्षु इन्हीं से होकर तिब्बत और इससे ही मतलब कह सकते जो बौद्ध भिक्षु थे इन्हीं से होकर तिब्बत और इससे भी आगे चीन, कोरिया तथा जापान तक अपने शांति संदेश के साथ गए। आपका देखा जाए तो मैकेडोनिया का राजकुमार भारत में अपनी सेना ले आया और इसी के साथ ग्रीक की जो वास्तुकला है वो भी भारत में आई। भारतीय व्यापारियों ने अपने कारवां के साथ इन बंजर ऊंचाइयों को पार कर मध्य एशिया, अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ अपने जो व्यापार है संबंध स्थापित किया और साथ ही पंचतंत्र की कहानियां भी ले गए। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरीके का जो भारत के साथ संपर्क है, किस तरीके से वर्ल्ड से हम लोग जुड़े हैं। उस समय प्राचीन काल से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की तुलना करके हम लोग पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश एनसीईआरटी कर रही है आप लोगों से। यहाँ पे देखा जाए तो मंगोल, तुर्क, अरब तथा ईरानी भारत में विजेता बनकर आए और यहीं बस गए। वे अपने साथ गुम्बद की जो सुंदरता है एक तरीके से देखा जाता था, मीनारों की भव्यता ले आए और यहाँ से गिनतियां दशमलव पर डाली तथा उपनिषद के दर्शन अपने देश ले गए। विचार है जो विचार हैं और आपका जो वस्तुएं हैं का यह आदान प्रदान इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारा देश प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों के निकट स्थित था। पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया को एक सूत्र में बांधने वाली जंजीर की हम एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। हम मतलब भारत, ठीक है, रहे हैं और कहा जाए यहाँ पे तो निरंतर बने भी रहेंगे, मतलब रहे भी हैं, निरंतर बने भी हैं, बने रहेंगे भी। ठीक है, हम ना तो संकीर्ण रहे हैं और ना ही हो सकते हैं।
हम संकीर्ण विचारधाराओं से निर्मित दीवारों से विभक्त संसार में नहीं रह सकते। हमारी नियति संपूर्ण मानव जाति की नियति से संबंध है और विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में हमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी, देखिए शब्द कितना अच्छा अच्छा देता है। हम लोग शब्द को खोजते हैं, शब्द का जाल एनसीईआरटी में मिल जाता है। यही शब्द जो लिख के आता है वो पास हो जाता है, अच्छा खासा नंबर पा जाता है। हम लोग शब्द को कहाँ पर खोजते हैं? न्यूज़पेपर में खोजते हैं, और शब्द एनसीईआरटी में मिला मतलब पड़ा रहता है। अब जो स्मरणीय तथ्य है, आपको पता 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, भारत का यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के देशों के साथ अद्भुत जो संपर्क रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच गई। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्राचीन सभ्यता के इतिहास वाले सभी देशों की तरह भारत की सीमा भी अधिकांशतः प्राकृतिक है तथा ऐतिहासिक रूप से निर्धारित है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध भूटान हमारी उत्तरी सीमा पर और पूर्व की ओर स्थित है। हम भूटान के साथ कुछ विशिष्ट संधियों के द्वारा बंधे हुए हैं। भूटान के पूर्व में उच्च हिमालय के शिखर एवं चीन एवं भारत, यहाँ पे लिखा है देखिए, भूटान के पूर्व में उच्च हिमालय के शिखर चीन एवं भारत को अलग करते हैं। इस सीमा, जैसे कि जो ये सीमा है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, बेसिकली ये भारत और चीन के साथ है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। ठीक है, लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है, भारतीय सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, भारत की जो पूर्वी सीमा है घने वनों एवं जटिल पर्वतीय प्रदेशों के साथ साथ चलती है, और यहाँ वह संधि स्थित है जहाँ म्यांमार अर्थात बर्मा, बेसिकली चीन एवं भारत आपस में मिलते हैं। भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा हिमालय की जो आपकी शाखाएं हैं, एक तरीके से कहते हैं, प्रशाखाएं द्वारा होती हैं, जिसमें मिसमी, पटगाई, ठीक है, और नागा पहाड़ियां सम्मिलित हैं। इस श्रेणी है, इस श्रेणी के हरे भरे उष्णकटिबंधीय वनों के पार म्यांमार एवं भारत की सीमा है। मांडले है जो कि आंतरिक म्यांमार का केंद्र है, भारत की पूर्वी सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित है। अपने उत्तर एवं पूर्वी पड़ोसियों से हमें अलग करने वाली जो पर्वतीय दीवार इतनी जटिल एवं दुर्गम थी कि प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर संचार है वो संभव नहीं था। यदि भी कुछ ऐसे मार्ग विद्यमान हैं जिनसे तीर्थ यात्री कैलाश एवं मानसरोवर जाया करते थे, पर आधुनिक यातायात के साधनों का विकास पिछली शताब्दी से ही प्रारंभ किया गया है। तिब्बत महामार्ग जो कि साफ मौसम में यातायात योग्य सड़क है, सतलज गार्ड से होकर बनाया गया है। कश्मीर लेह मार्ग को काराकोरम दर्रे द्वारा उच्च श्रेणियों के पार तक बढ़ाया गया है। तीसरा प्रमुख जो प्रवेश मार्ग है वो सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। इस तरीके से देखा जाए तो वायु मार्ग के विकास के साथ साथ इस पर्वतीय दीवार का महत्व एक प्रभावशाली अवरोधक के रूप में, मतलब प्रभावशाली अवरोध के रूप में कम हो गया है। वर्ष 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के फलस्वरूप इसके मानचित्र पर नई राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया गया, जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान का उदय हुआ। अंतोगत्वा 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के रूप में भी उभरा। तो जैसा कि आपको पता है, बेसिकली देखा जाए तो जो वर्तमान समय का बांग्लादेश है वो एक समय पाकिस्तान हुआ करता था ना, 1971 में बांग्लादेश बना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा से लगे कुछ जो आपके एक तरीके से भारतीय राज्य हैं, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, तो बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं, तो मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो भारत की जो सीमा रेखा है सबसे ज़्यादा बंगाल से लगती है, लगभग 4,096 किलोमीटर की, 4,096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ एक तरीके से लगी हुई है। इतना याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। बचपन MBA तो आप लोग को याद ही होगा, बचपन MBA।
ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। तो इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें तो यहाँ पे डायरेक्ट उसी पे नहीं चले जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी भी समझेंगे जो हमें प्री मतलब मेंस में भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए हमारी पश्चिमी सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, जो कि मोहनजोदड़ो अर्थात सिंध एवं कालीबंगा राजस्थान के दिनों से हमारी ऐतिहासिक परंपरा का सहभागी रहा है। उत्तर की ओर भारत से संलग्न हट्टे कट्टे पठानों की भूमि सीमांत गांधी का प्रदेश स्थित है। इसके दक्षिण की ओर पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि से मिला हुआ सिंध प्रांत, जिसमें सिंधु नदी का डेल्टा भी सम्मिलित है। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर भूमि सॉरी भारत भूमि की सीमाएं, तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर में तो चीन, नेपाल और भूटान के साथ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में तो इस तरीके के यहाँ पे अरब सागर कुल मिलाकर देखिए, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, तो इतना समझिएगा। हिंद महासागर के सीमांत समुद्र भारत की दक्षिणी सीमा बनाते हैं तथा इसे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तटरेखा प्रदान करते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग न्यूयॉर्क से जो सैन फ्रांसिस्को की दूरी के बराबर है। मुख्य भूखंड से समुद्र द्वारा विलगित कई भारतीय द्वीप समूह भी हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप इनके उदाहरण है। ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और वहीं पे अरब सागर में लक्षद्वीप इनके उदाहरण है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र हैं, कह सकते हैं श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये पड़ोसी देश है हमारे। भारत और श्रीलंका के मध्य एक छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। समुद्र के पार हमारा निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। हमारा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के आखिरी द्वीप के दक्षिणी में स्थित है। भारत का पूर्वी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी के पार म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस स्थित है। मतलब भारत की जो पूर्वी सीमा है ना, तथा बंगाल की खाड़ी है उसके पार। अब यहाँ पे देखा है पश्चिम की ओर समुद्र तट के साथ साथ हमारे पश्चिमी एशिया के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, इराक, ईरान तथा अरब देश, और पश्चिम की ओर समुद्र पार मिस्र, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, केन्या तथा तंजानिया स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है वो बहुत अच्छे रहे हैं। भारत के लोग अपनी परंपरा में शांति प्रिय रहे। भारतीय सेनाओं ने शायद ही कभी दूसरे की धरती पर चढ़ाई की है। कंबोडिया के मंदिरों, चीन के मठों में रखी हुई बौद्ध पांडुलिपियों तथा मध्य एशिया में पुराने दबे हुए जो विस्मृत शहरों की खुदाई में निकली हुई व्यापारिक वस्तुओं के बारे में तो इतिहासकार भली भांति जानते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी अपनी विजय के स्मारक स्वरूप बनाए गए कीर्ति स्तंभ नहीं मिलेंगे। समय के गलियारे में चलते हुए अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में हम काफी हद तक प्रकृति पर निर्भर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रारंभ में हम प्रकृति के लगभग दास थे। सने सने परंतु अनवरत रूप से हमने प्रकृति को समझा और एवं उससे सहयोग करना सीखा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की सहायता से हमारी प्रकृति के साथ साथ अंतःक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ रही है। हमारी जो प्रकृति है, मतलब हमारी प्रकृति के साथ प्रभावशाली अंतःक्रिया की सीमा इस बात से निर्धारित होती है कि हम उसे किस हद तक समझते हैं। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि हम ना तो उसकी अवहेलना कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे देखा जाए तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारी जननी है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति हमारी जननी है। हमारा लालन पालन उसकी गोद में हुआ है तथा हम अपने अस्तित्व के लिए उस पर निर्भर है। हमारे विकास की सामान्य दिशा अधिकांशतः प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसरों से प्रभावित होती है। यह हमें विकास का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। प्रकृति बताती है कि यदि हम एक विशिष्ट दिशा में विकास करेंगे तो हमें सर्वोत्तम परिणाम उसका मिलेगा। ठीक है। अपने लोगों की समृद्धियों, संपन्नता
का दौर शुरू करने के लिए हमें जो प्रकृति है उसकी सलाह माननी चाहिए। हमें अपने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को बुद्धिमत्ता पूर्वक, कहने मतलब बहुत अच्छे तरीके से या फिर दिमाग से यूज करना चाहिए, ठीक उपयोग लाना चाहिए। हमें लालच में आकर उन्हें लुप्त प्राय नहीं कर देना चाहिए और ना ही उनके अपव्यय से धरा को एक तरह से बंजर बना देना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखा है ना। इन संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत ढंग और प्रकृति के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि इन संसाधनों को आगे जो जो संसाधन है को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना। हम इन सारे संसाधनों के स्वामी नहीं वरन भविष्य की धरोहर के संरक्षक हैं। तो यहाँ पे देखिए सतत विकास की भी बात हो रही है, यहाँ पे सतत विकास की भी बात हो जा रही है यहाँ पे इसी लाइन से, ठीक है। मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल, जो कुल मिला के सतत कृषि कह सकते हैं या सतत प्रकृति भी कह सकते हैं। कुल मिला के ऐसी ऐसी चीज़ों का दोहन हम इस तरीके से करें कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए भी चीज़ें, हम संसाधन जो है उसको थोड़ा सा सुरक्षित रखें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय इतिहास उन लोगों का इतिहास है जो अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी इस स्वतंत्रता से प्यार है जिसे हमने एक शक्तिशाली जो उपनिवेशवादी शक्ति से चुंगल से छुड़ाया है। हमें इस स्वतंत्रता की उत्साहपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो ये अध्याय 1 था। आप कुछ यहाँ पे जो इसकी इम्पोर्टेंट, जो कह सकते हैं कि पूरा फ्लैशबैक कह सकते हैं, अध्याय इसकी कह सकते हैं कि किस तरीके से स्मरण किया जाए, इसको याद किया जाए, तो फ्लैशबैक इस तरीके से। तो परिचय में आप देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं पूरा परिचय। बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं, लगभग हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसकी बातें हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो इस तरीके से तब हम लोग का पूरा जो पहला चैप्टर वो खत्म होगा। देखते हैं 1 से 1.5 घंटे का जितना भी चैप्टर समय लगने दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है तो सबको पता है, बच्चों को पता है। यहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है, ये हो गया। चलिए, फिर कह रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी मत भूलिएगा, गलती हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सुमेल करना है। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार और रेखांकीय विस्तार। तो ये बच्चों वाला प्रश्न हो गया। आइए देख लेते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका इतना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसकी मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी जो देशांतर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा देशांतरीय या फिर जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। विषुवत रेखा के उत्तर में एक जो रेखा है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे पूछा गया है, आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी, अगर कर्क रेखा 23.5 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। हाँ, बिल्कुल बांटती है भैया, तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। तो क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है, सही तो है। यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरह से समझिए ना, दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में है, वहीं पे लक्षद्वीप समूह कहाँ पे, अरब सागर में। तो सही तो है, ठीक है, हो गया ना। चलिए, तो इस तरीके से आंसर आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तो आपका आंसर ए बन सकता है कि आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य हो रहे हैं। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, निम्नलिखित जो युग में इन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके सही है, ठीक है, सही बताना है। तो सही बताना, तो ये सही देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो 7516 किलोमीटर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सही आपका है कि नहीं, बताइए। समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा भारत की बता रहा 7516 किलोमीटर, ठीक है भैया, अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर भारत की स्थलीय सीमा जो रेखा है आपका इतना है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार आपका इतना है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा सही है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो आपका सही है, लेकिन ये भी डाटा आपको पता है कि 11,000 समथिंग हो चुका है, तो इस हिसाब से नहीं यहाँ पे फिलहाल मानते हैं। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो ये तो गलत है और ये भी आपका गलत है ना,
एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बार बार आ जा रहा है, मैं भी कहूँ क्यों आ रहा है, तो ये दोनों गलत है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या बना, आंसर आपका केवल एक बना, ठीक है, मतलब बी बन गया। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे बेसिकली जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा था, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार, मतलब यहाँ पे समझा, यहाँ पे देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, यहाँ पे 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि केवल आपका पहला सही है ना, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीनतम वलित पर्वत पर स्थित है, ठीक है। भारत के पूर्व में हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर। बताइए कितना आसान सा प्रश्न है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, देखिए बिना मैप पे कुछ काम नहीं बनने वाला है, तो मैप बनाइए, फिर आप लोग आसानी से चीज़ों को करते हुए चलिए। पता नहीं क्यों आज मुझसे मैप नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। तो भारत के उत्तर पश्चिम में इस तरीके से, तो ये तो आपका नवीन वलित पर्वत है ही, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट होगा ना, ठीक है। भारत के पूर्व में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में हिंद महासागर तो नहीं है, नहीं है ना, गलत हो जाएगा ये। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ये सही हो जाएगा। तो एक और तीन कहीं है, देखिए तो एक और तीन कहाँ पे, एक और तीन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक और तीन यहाँ पे डी वाला ना, ठीक। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि कूट के आधार पर सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय के अंतर है, तो ये 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, 2 घंटे का अंतर है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है, तो आपका एक तरीके से देखा है दिन और रात की अवधि में पड़ता है, ठीक है, सही है। भारत की मानक यामांतर रेखा 82 पूर्वी देशांतर है, भारत की मानक यामांतर रेखा गुजरती है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो इस तरीके से लगभग आंसर सबको पता चल गया, लगभग मैंने सब कुछ बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। चलिए बी आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। भारत का विश्व में, मतलब भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। तो सही बात है, ठीक है, सही बात है। फिर कह रहा है कि उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, ये भी सही बात है। तो इस तरीके से दोनों सही है, तो कथन एक और कथन दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा था, भारत का दक्षिणी हिस्सा था, तो यहाँ पे था एक तरीके से उष्णकटिबंध। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री रेखा जाती है, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से अगर भारत का उत्तरी जो क्षेत्र उसको देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। एक समुद्री मील, तो पहले ही मैंने बताया था 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर कहाँ है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक तरीके से ए वाला ना, ठीक। चलिए इसके बाद कह भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है किस राज्य में स्थित, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में कौन जगह, गौहर मोती, ठीक है। तो गुजरात में गौहर मोती, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और सबसे पूर्वी बिंदु तो अरुणाचल प्रदेश में किबुतु, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक दूरी है, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, कहीं लिखा है तो 3,214 किलोमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगर यही पूर्व से पश्चिम पूछे 2,933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला कह रहा भारत की जो मानक यामांतर रेखा है कौन सी है, 82 पूर्वी देशांतर, तो 82 पूर्वी देशांतर आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, जो कि 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक, याद रखिएगा। मौका मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्या, भारतीय मानक जो समय ग्रीनविच जो मतलब IST GMT से कितना आगे, कुल मिला के प्रश्न यही पूछा, 5.5 घंटा आगे, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक है। देखते हैं अभी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है, तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ध्रुवों की ओर नहीं भैया, ध्रुवों की अगर देखा जाए तो एक तरीके से गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर केवल 2 बन जाएगा, यहाँ पे केवल आंसर 2 बन जाएगा, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के जो स्थानीय समय में लगभग अंतर है वो कितने घंटे का, तो 2 घंटे का है। सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी पूछा, 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर है, तो 30 चौका 120 आ गया, दो मतलब आपका 120 मिनट मतलब 2 घंटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। भारत विश्व के स्थलीय धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, 2.4% भाग पर। अगर ये सब प्रश्न आपको आ रहे हैं, पहला चैप्टर खलास, ठीक है, एकदम अच्छे सारा आप लोग को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस पायदान पर है, तो आपका यहाँ पे देखा जाए 7वें पायदान पे है, ठीक।
तो इस तरीके से रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। निम्न में से कौन-सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है? तो पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, लेकिन म्यांमार नहीं आता है। ठीक। इसके बाद कह रहे हैं हिमालय की तीनों समानांतर श्रेणियों की ऊंचाई आपका देखा जाए तो यहाँ पे है। तो एक तरीके से हिमालय की तीनों समानांतर श्रेणियों की ऊंचाई अगर देखा जाए हम लोग तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले दक्षिण से चलते तो शिवालिक कम है, फिर जो आपका लघु हिमालय है या फिर मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, और बृहद हिमालय में तो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। तो obvious सी बात है कि उत्तर से दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो ऊंचाई है वो आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है स्वेज नहर द्वारा जोड़ा गया था। तो बेसिकली 1869 में आपको पता है कि स्वेज नहर बन के तैयार हो जाती है, खुल जाती है, जिससे कि यूरोप के और भारत के मध्य 7,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि जो स्वेज नहर है इसके द्वारा जोड़ा गया था तो भूमध्य सागर और किससे, तो हिंद महासागर। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो हिंद महासागर नहीं, उसका नाम क्या, थोड़ा सा मैं आप लोग से कमेंट में पूछना चाहूंगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा। भूमध्य सागर तो सही है, और किसको जोड़ती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के बाद कौन सा दूसरे और तीसरे स्थान पर है, और यूपी का क्या स्थान, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला कह रहा है भारत के पश्चिम में स्थित है। तो भारत के पश्चिम में स्थित आपको यहाँ पे देखा जाए, भारत के पश्चिम में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखा जाए तो अरब प्रायद्वीप, हाँ है पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, ठीक है, हाँ है। और अफ्रीका महाद्वीप सही तो है, तो डी लगाइए ना। चलिए, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पे बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग आपका पहला चैप्टर यहाँ पे देखा जाए तो 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट किया। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और पहला लेक्चर था, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, बाकी आपको कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यही है। इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा तेज पढ़ा के एनसीईआरटी में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और 10-12 मतलब 10-12 घंटे में पूरी बुक आप लोग को मिल जाएगी। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोग को पसंद आएगा। बाकी जैसा भी होगा, आप लोग जिस तरीके की चीज़ों को मतलब देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और सपोर्ट करेंगे, उसी तरीके से पूरी बुक को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग का साथ चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो पूरी बुक जरूर हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने चैनल पे। धन्यवाद।